नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। जैसा कि आज आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि सर जब सस्पेंशन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। आज मैं इस तरीके से सस्पेंशन आपको पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल इजीली और बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी भर याद रहने वाली चीज आपको है। सस्पेंशन बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो न्यूली एडमिशन ले रहे हैं बी फार्मेसी या डिप्लोमा कोर्सेज में, तो उनके सस्पेंशन में आता है, उनके सिलेबस में है सस्पेंशन। ठीक है, उसके अलावा जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तो ये सिलेबस में है ही। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से समझना है, इत्मीनान से, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज जो हम सस्पेंशन पढ़ने वाले हैं इसमें 3-4 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसका एक सही क्रम होता है, सही रूप होता है कि किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि सस्पेंशन है क्या एग्जैक्टली और सस्पेंशन को क्यों लाया गया है, जबकि हमारे पास टैबलेट्स है, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं। देन व्हाई सस्पेंशन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी हैव केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन। देन व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? कोई भी सिस्टम होती है उसकी कुछ खामियां होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ उसकी चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ उसमें जो चीजें सुटेबल नहीं होती हैं। ठीक है, आइडियल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन आइडियली कैसा होता है वो, उसके बाद क्लासिफिकेशन। इसी सेगमेंट से आपके क्वेश्चन जीपैट नाइपर डीआई में बहुत बनते हैं, यहां से आपको समझना है कॉन्सेप्ट जरूरी। ठीक है, उसके अलावा ये पूरा जो सेगमेंट आप देख पा रहे हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, कुछ एग्जांपल्स है वो मैंने समझाने की कोशिश किया है। मैं पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने वाला हूं कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सस्पेंशन। चलिए सस्पेंशन हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसका पोस्टमार्टम कर डालो। इन द सेंस मतलब क्या, उसको देखो कि क्या है वो वर्ड सस्पेंशन। चलो इत्मीनान से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें वर्ड अगर आप ध्यान देखो, कुछ लग रहा है कि सस्पेंड से जुड़ा हुआ है, मतलब एक मेजर वर्ड आपको देखने में आ रहा है सस्पेंड। जी हां, बिल्कुल सही आप हैं, सस्पेंड वर्ड से ही मिलता जुलता इसका कुछ सिस्टम है। आप कहोगे कैसे? क्या होता है कि सस्पेंशन एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसमें कि एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल इन नेचर होता है, उसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखा जाता है लिक्विड में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सस्पेंशन। यानी किसको सस्पेंड किया गया है? सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को। चलो तो ये तो समझ में आ गया आपको कि सस्पेंशन क्यों उसका नाम लिया गया। चलिए अब ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसको हम लोग बाइफेजिक सिस्टम भी बोलते हैं। बाइफेजिक, अब बाइफेजिक कैसे बोलते हैं समझते हैं, एक एक टर्म को समझना है। बाइफेजिक, बाई का मतलब दो, सिंगल नहीं, मोनो नहीं, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो। बाइफेजिक यानी कि दो फेजेस होती हैं, टू फेजेस। आप कहोगे साहब ये टू फेजेस कहां से आ गई? ठीक है, तो यानी कि ये जो सस्पेंशन है ये किस कैटेगरी में आता है? बाइफेजिक डोसेज फॉर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे बाइफेजिक डोसेज फॉर्म। चलो ठीक है, तो बाइफेजिक क्या होता है? क्योंकि टू फेजेज होती है। कौन सी टू फेजेज होती है? एक सॉलिड होती है आपकी, एक आपकी लिक्विड फेज होती है साहब। चलो ठीक है, समझ गए। और सॉलिड फेज क्या होती है? इनसॉल्युबल इन नेचर होती है। चलो ये भी समझ गए हम, इसीलिए इसका नाम बाइफेजिक रखा गया। चलो ये हमने टर्म समझ लिया। ठीक, बाइफेजिक क्यों उसको बोलते हैं हमने समझ लिया। अब इसको कह रहे हैं कि हेट्रोजीनस सिस्टम। इस सिस्टम को हेट्रोजीनस सिस्टम, हेट्रोजीनस इसलिए बोला गया क्योंकि एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है। बोथ अगर लिक्विड में होता तो एक बार समझ में आता कि सेम फेज की तरफ है, लेकिन एक सॉलिड है एक लिक्विड है, हेट्रोजीनस सिस्टम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, तो हेट्रोजीनस सिस्टम हो गया साहब। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि सर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम्स होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका प्रिपरेशन इजी तो होता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज का होता है? स्टेबिलिटी का आता है। स्टेबिलिटी इज द बिगेस्ट इशू विद द सस्पेंशन, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। तो चलो जी, अब आप लिख लो कि सस्पेंशन क्या होते हैं? इनको बोलते हैं क्या? बाइफेजिक डोसेज फॉर्म, हेट्रोजीनस सिस्टम, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम्स। यानी सस्पेंशन को इन तीन नामों से और जाना जाता है। चलो साहब आप समझ गए। अब समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जब एग्जाम में आ जाएगी तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे। अब इसको समझते हैं, इस पूरे को समझने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो
तो देखो जी, यहां पे बाईफेजिक है। एक चीज समझ लो, यहां पे एक सॉलिड पार्टिकल्स, मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड फेज होगी आपकी, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड फेज होगी, इनसॉल्युबल सॉलिड फेज। चलो साहब, ये डिस्कस कर लिया हमने। मैंने कहा दूसरी फेज क्या होगी, लिक्विड होगी। चलो जी, हमने लिक्विड भी ले लिया यहां पे, ठीक है, ये आपकी लिक्विड हो गई। जो सॉलिड फेज है उसको इनसॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में द सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन नेचर। यही सबसे पहले सवाल आपका उठता है और यही आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि साहब जो ये इनसॉल्युबल सॉलिड फेज है इसको हमने एक लिक्विड फेज में मिक्स कर दिया। किसकी मदद से, सस्पेंशन सिस्टम की मदद से, सस्पेंशन सिस्टम। अब कहोगे सर सस्पेंडिंग एजेंट इसमें मिलता है, सस्पेंडिंग एजेंट मिलता है, लेकिन उसको बनाने के लिए एक सस्पेंशन सिस्टम की जरूरत होती है। उसमें आपका सस्पेंडिंग एजेंट भी आ जाता है, उसमें वेटिंग एजेंट भी आ जाता है, उसमें फ्लोकुलेटिंग और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम मैंने रखा सस्पेंशन सिस्टम। तो मैंने क्या बोला कि आपको इनसॉल्युबल सॉलिड फेज लेना है, दूसरा आपको क्या लेना है, लिक्विड फेज, ठीक है। अब ये लिक्विड फेज हो सकता है वाटर भी हो, ठीक है, ये हो सकता है इथेनॉल भी हो सकता है ये दूसरे भी फेजेस हो वाटर इथेनॉल को अलावा भी, ठीक है। चलिए, ये लिक्विड फेजेस हमने ले लिया। अब क्या करना है, इस जो इनसॉल्युबल सॉलिड फेज होती है इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ध्यान से समझिए। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक। यानी कि सस्पेंशन एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसमें कि इनसॉल्युबल फेज होती है, जिसको कि हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, किस में, लिक्विड फेज में। और लिक्विड फेज क्या हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, या और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों सिस्टम को मिलाने के लिए एक सस्पेंशन सिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें कि हमारा सस्पेंडिंग एजेंट भी हो सकता है, जिसमें कि हमारा वेटिंग एजेंट भी हो सकता है, जिसमें कि हमारा फ्लोकुलेटिंग या डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरा सस्पेंशन सिस्टम हो गया। अब मैंने कहा साहब ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड फेज है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्यों डिस्पर्स, क्योंकि इसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं किसमें, मीडियम में, इसीलिए इसका नाम होगा डिस्पर्सन मीडियम, इसका नाम होगा डिस्पर्स्ड फेज। अंडरस्टैंड। अब इसी डिस्पर्स फेज को ही बड़ा कंफ्यूजन वाला नाम दे देते हैं लोग, कहते हैं कि इसी को कहते हैं इंटरनल फेज, ठीक, और इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज या एक्सटर्नल फेज बोलते हैं। जाहिर सी बात है, इसको इंटरनल बोलोगे तो इसको एक्सटर्नल बोलोगे। अब कहोगे साहब ये इंटरनल क्यों, क्योंकि इस फेज को इसमें मिक्स कर रहा हो, तो इंटरनली कौन मिक्स होने जा रहा है, ये फेज मिक्स होने जा रही है, इसीलिए इसका नाम इंटरनल है, रट्टा नहीं मारना है। और ये फेज किस में जा रही मिक्स होने, इसीलिए उसका नाम है एक्सटर्नल। जिस फेज में मिलने जा रही दैट इज एक्सटर्नल। अब इसी एक्सटर्नल फेज को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस फेज। कंफ्यूज नहीं होना, इन सब के अलग अलग नाम है। इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फेज। चलो, यानी कि पूरा सिस्टम जो हमारा एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फेज जाके इसमें मिक्स हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और किस में जाके मिक्स हो रही है, मीडियम में। वो मीडियम आपका क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है साहब। चलो ठीक, आप समझ में आ गए, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फेज, इसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल को ही कॉन्टिन्यूअस फेज, क्योंकि ये चीज इसमें कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया कि सस्पेंशन क्या है बेसिकली। अब समझते हैं कि सस्पेंशन आखिर क्यों। दूसरा सवाल, कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि क्या है सस्पेंशन। अब दूसरा समझते हैं हम कि सस्पेंशन आखिर क्यों। चलो देखो, टैबलेट्स भी आपके पास हैं, कैप्सूल्स भी हैं, सिरप्स भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं, लेकिन
उसमें क्या होता है कि अगर आप कंपेयर करोगे सॉलिड डोजेस फॉर्म को लिक्विड डोजेस फॉर्म से, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म को जैसे टैबलेट आप खाते हो तो थोड़ी 15-20 मिनट आपको टूटने में समय लगता है, फिर वो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज होता है, उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई फॉर्मुलेशन टूटने वाला पार्ट ना हो, डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट ना हो, सीधे लिक्विड में हो और वो डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड विल बी मोर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो एक चीज तो तय है कि जो टैबलेट है उससे इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए हम पहला रीजन क्यों लेके आए। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, इंजेक्टेबल्स हो चाहे कोई भी चीज हो, इतना आसान नहीं होता। सस्पेंशन बहुत इजी होता है एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऐसी दवा है जो इनसॉल्युबल इन नेचर है। जब इनसॉल्युबल होगी तो उसका सॉल्यूशन तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए दवा को सॉल्युबल होना पड़ेगा लिक्विड मीडियम में। तो अब उसका तो लिक्विड आप सिरप नहीं बना सकते, या फिर आप उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, ऐसी फॉर्मुलेशन जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर है, उसको क्या करोगे आप, इनसॉल्युबल इन नेचर को आप सस्पेंशन फॉर्म में बनाओगे। तो हमारा दूसरा रीजन हो गया सस्पेंशन बनाने का। ठीक है, ये कुछ और रीजन है जिसकी वजह से हम सस्पेंशन बनाते हैं, वो बताता हूं। अब तीसरा मेन रीजन क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसकी डोज, ऐसी दवा जिसकी डोज हाइयर है, हाइयर डोज को आप टैबलेट फॉर्म में बनाओगे तो टैबलेट बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, बहुत बिगर साइज ऑफ टैबलेट विल बी देयर। बट सस्पेंशन में क्या है कि लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर हाइयर डोज ऑफ ड्रग भी आप दे सकते हो। तो तीसरा बिगेस्ट रीजन हो सकता है कि सस्पेंशन हम क्यों दे रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट पहले लिखना है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सस्पेंशन ले आते हैं, उसमें है ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस वजह से हो रहा है, टैबलेट्स खाओगे चलो ठीक है वो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बच्चा है तो वो कैसे टैबलेट को निगल सकता है, स्वेलो कर सकता है। बुजुर्ग है, जेरियाट्रिक पेशेंट, देन स्वेलिंग इज नॉट अ इजी जॉब। तो वहां पे बच्चे को सस्पेंशन दिया जाता है, सस्पेंशन इजली। जैसे कि आपका क्या आता है, पैरासीटामोल सस्पेंशन, पैरासीटामोल सस्पेंशन बच्चे को दिया जाता है। टैबलेट खा नहीं सकता, बुजुर्ग जो है ले नहीं सकते उसको, इसीलिए इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बुजुर्ग इन द सेंस कि जिनकी स्वेलिंग पावर कम हो चुकी है, जो 30-40 एज वाले वो तो पैरासीटामोल टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन जो 70-80 की एज में पहुंच चुके हैं उनके लिए मुश्किल है। अब दूसरा रीजन जो है, 3 रीजन तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि सस्पेंशन क्यों लाया गया, उसके अलावा ये और रीजन है। स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सस्पेंशन में। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम सस्पेंशन फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि प्रोकेन, पेनिसिलिन जी। चलो लगे हाथ एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब कहोगे ये साहब क्या है, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन होती है, एक ऐसी फॉर्मुलेशन होगी जिसमें क्या होगा, ये पूरा सॉलिड फॉर्म में होगा पाउडर, एक पूरा आपका लिक्विड कंपोनेंट होगा। इस सॉलिड को इस लिक्विड में मिक्स करके फिर इंजेक्ट किया जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कभी, तो कभी आपने हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यानी कि अगर इस ड्रग को, इस सॉलिड फॉर्मुलेशन को लिक्विड में मिक्स कर देते सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, दिस पर्टिकुलर ड्रग इज नॉट स्टेबल इन द एक्वस मीडियम, इज नॉट स्टेबल इन द मीडियम। तो हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को अलग रख देते हैं, लिक्विड को अलग रख देते हैं। जब हमें इंजेक्ट करना हो तो इस सॉलिड को हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देख रहे हो ना, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं और तुरंत इंजेक्ट कर दिया, तो वो स्टेबिलिटी वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। इसी को बोलते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलो आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आज आप, बस थोड़ा सा समय दो, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं पूरी चीजें क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होता है कौन, सस्पेंशन, क्योंकि ये पूरा मीडियम है ना, इसमें कोई भी दवा और आप डिजॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके अलावा टेस्ट को मास्क करता है सस्पेंशन, यानी कोई बीटर टेस्ट की ड्रग है तो इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दो, स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर दो, टेस्ट को मास्क कर देगा। जैसे कि क्लोरोएम्फेनिकॉल पामिटेट, मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया ताकि आपको समझ में, ये बीटर होती है, कड़वी दवा होती है, इसीलिए इसको मास्क करने के लिए हमने। अब उसके बाद प्रोलॉन्ग करता है डोसेज फॉर्म को। कैसे, देखो पार्टिकल्स है, पार्टिकल सस्पेंशन फॉर्म में, तो रिलीज भी धीरे धीरे दवाओं का होगा।
धीरे धीरे दवाओं का रिलीज होगा, तो जो दवा 2 घंटे काम करने वाली तो उसका रिलीज जो है ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोलॉन्ग इन एक्शन हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनको जनरली यूज कर रहे हैं? प्रोटामीन, जिंक, इंसुलिन। ये क्या है साहब? ये इंसुलिन है, इसका सस्पेंशन हमने फॉर्म बना दिया। एक क्या है? प्रोकेन पेनिसिलिन जी। देखो ये जो प्रोटामीन है ना, प्रोटामीन जब भी जुड़ता है इंसुलिन के साथ तो इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए हम करते हैं। तो जब आप इंसुलिन पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि प्रोटामीन, जिंक, इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। ठीक, चलो, तो लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए बायोअवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। अब कहोगे साहब बायोअवेलेबिलिटी कैसे? देखिए, जब सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है उसको टूटेगी पहले, थोड़ा सा समय लगेगा उसको ब्रेक होने में, फिर वो ब्लड में जाएगी, यानी खून में जाएगी, आपके ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर वहां से एब्जॉर्ब होगी, पूरी बॉडी में फैलेगी, तब जाके काम करना स्टार्ट करेगी। और ये सस्पेंशन बहुत जल्दी टूटने वाला प्रोसेस नहीं है, लिक्विड एमोलेडी है, सीधे आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और जाके सारी चीजें बहुत जल्दी से फास्ट हो जाएंगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एंटा एसिड, आपने देखा होगा एक जेल्यूसिल फॉर्मुलेशन होती है एंटा एसिड की, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है जेल्यूसिल, या फिर डाइजीन आपने देखा होगा, ठीक है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। अब कहोगे साहब जब टैबलेट्स मार्केट में थी तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? वही टैबलेट्स आप खाओगे, अब एसिडिटी किसी को हो रही है, पेट में ऐंठन हो रही है, बहुत जलन हो रहा पेट में, उसको टाइम लगेगा टैबलेट्स को काम करने के, 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर सीधे अब इसका सस्पेंशन दे देते हो तो वो जो टूटने फूटने वाले प्रोसेस है वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बहुत जल्दी एक्शन होगा। यानी कि इन कंपैरिजन टू टैबलेट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम फॉर्मुलेशन की, टैबलेट है सेम फॉर्मुलेशन सस्पेंशन है, यहां से साबित हो जाता है कि बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है सस्पेंशन की। चलिए ये चीज हमने समझ लिया। चलो मैं धीरे धीरे मिटाता रहता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये सारी चीजें डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सस्पेंडिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें समझा दिए, ठीक है। क्यों सस्पेंशन होते हैं, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे इसको इरेज कर देता हूं। चलो ये डायग्राम थोड़ा रहने देते हैं, ये समझ में आएगी। अब देखो हर सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज क्या इसमें समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल्स इसके साथ आपने सस्पेंड कर दिया, तो अब देखो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये ऐसे सस्पेंड रहेंगे इसी में, ये घुलेंगे नहीं। अगर घुल जाएंगे तो फिर तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इनकी क्या टेंडेंसी होगी कि कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं यहां नीचे आके बॉटम में बैठ जाएंगे और ये पूरा लिक्विड सुपरनेटेंट क्लियर होने लगेगा, बिल्कुल ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी। समझ गए? तो सस्पेंशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द बिगेस्ट इशू। समझ पा रहे हो? सेडिमेंटेशन एक बिगेस्ट इशू है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा? सेडिमेंटेशन। अब कैसे इसको रोक सकते हो? जो अब देखो तरीका बता रहा हूं, जो ये लिक्विड मीडियम है अगर इसकी विस्कोस, देखो पहला तरीका क्या हो सकता है कि ये जो पार्टिकल साइज हैं ये बहुत ज्यादा बड़े ना लेके छोटे पार्टिकल्स ले लो, तो छोटे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी इफेक्ट कम लगेगा, तो ये धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे इन कंपैरिजन टू बड़े पार्टिकल्स, कोर्सर पार्टिकल। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो मीडियम है जो बड़ा कि डाइल्यूटेड है, बहुत डाइल्यूट, बहुत थिन है मीडियम, वाटर है, उसको थिक कर दो, थोड़ा मोटा कर दो, डाइल्यूट कर दो उस मीडियम को, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ मीडियम को चेंज कर दो, तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। समस्या है लेकिन उसका रिजोल्यूशन भी है। चलो दूसरी समस्या क्या है साहब? डोज की है। चलो इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। देखो एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको सब कुछ। दूसरी समस्या क्या है? डोज इन एक्यूरेसी। अब ये क्या है साहब? कैसे इसको समझते हैं? देखो हर चीज को समझो, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हर चीज पॉइंट बिना मतलब के नहीं दिया जाता। कैसे? अब इसने मिक्स किया इन्होंने, ठीक है। अगर कोई ओरली रूट से ले रहा है तो किसी के घर का मान लो उसको चम्मच से लेना है, स्पून से लेना है सस्पेंशन को, तो किसी के घर का चम्मच छोटा हो सकता है, किसी घर का चम्मच बड़ा हो सकता है, और ये पार्टिकल्स जाके सेटल डाउन हो जा रहा है नीचे पे, तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए शेक करना पड़ेगा। इसलिए सस्पेंशन पे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये सेटल डाउन हो जा रहा है, तो इसको शेक कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फॉर्मुलेशन को दो, ठीक है। तो डोज इन एक्यूरेसी कहां से आ रही है? अगर कोई स्पून से ले रहा है तो किसी घर का चम्मच छोटा, किसी घर का चम्मच बड़ा है, तो डोज इन एक्यूरेसी होने के चांसेस पूरे हैं। ऊपर से अगर ये पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा बिना शेक किए हुए किसी ने फॉर्मुलेशन ले लिया तो भी डोज इन एक्यूरेसी, यानी कि इसको यूनिट डोजेस फॉर्म में बनाने की जरूरत है।
चलो दूसरी चीज हमने देख ली। तीसरी चीज क्या है कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बहुत होता है। अब कहोगे साहब ये कैसे होता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन? चलो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ठीक। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कैसे? भाई साहब वाटर यहां तो यूज कर रहे हो ना व्हीकल, और वाटर सबसे प्रोन मीडियम होता है, सबसे ससेप्टेबल मीडियम होता है माइक्रोबियल ग्रोथ करने के लिए। तो इस मीडियम में माइक्रोब ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम अगर आप यूज कर रहे हो। चलो ये भी समझ में आ गए। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमने फटाफट कवर लिया, ये सारी चीजें। अब आइडियल सस्पेंशन क्या होता है? देखो लाइफ कोई भी प्रकृति में आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम आइडियल को अप्रोच करते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। तो आइडियल सस्पेंशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा सस्पेंशन जिसमें सेटलिंग फिनोमिना कम हो, ठीक है, डोज इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो, ठीक है, यही तो आइडियल सस्पेंशन हो गया। चलो आइडियल सस्पेंशन खत्म हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? सस्पेंशन। चलो देखो क्लासिफिकेशन को 3-4 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हो सकता है डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है, तो उसको बाइफरकेट ऐसे कर लो आप। देखो पहले यहां लिखोगे, एक कॉलम बनाओगे, आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें बाइफरकेट करके दो। इस तरीके से आपको बनाना है। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए यहां लिख दो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक। तो डाइल्यूट कब कहेंगे? जब 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम क्या हो? सॉलिड हो। जब आपका सॉलिड कंटेंट 2 से 10% के बीच हो, वेट बाय वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि सॉलिड वेट है, फिर ये लिक्विड क्या वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम हो, तब इसको बोलेंगे डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड कब बोलेंगे? जब नियर अबाउट 50% हो क्या आपका सॉलिड कंटेंट। चलो ये हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कोर्स या कोलॉइडल। चलो ये हटा दो, यहां लिख दो सस्पेंशन, ये हटा दो पूरा, इसको लिख दो आप कोर्स कोलॉइडल। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, परेशान मत हो, लेकिन समझ में आ जाएगा। कोर्स का मतलब बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो बिगर साइज किससे? कोई रेंज होगी ना, 1 माइक्रोमीटर। अगर 1 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा है ये साइज किसका? इस सॉलिड का, तो इसको बोलेंगे कोर्स। कोलॉइडल क्या है? लेस देन 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, समझ गए? कब सस्पेंशन को कोर्सर बोलेंगे? जब उसका पार्टिकल साइज किसका? इस सॉलिड का पार्टिकल साइज कम बड़ा होगा किससे? कोर्सर में 1 माइक्रोमीटर से। तो साइज रेंज क्या है? 1 माइक्रोमीटर। और यहां पे क्या है? लेस देन 1 माइक्रोमीटर। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जहां से जीपैट के आपके सवाल बनते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड, डीफ्लॉक्यूलेटेड। चलो इस चीज को समझते हैं। चौथी कैटेगरी है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो एक तरफ आप कॉलम बना लो डी फ्लॉक्यूलेटेड, डबल सी होगा, और एक तरफ कॉलम बना दो फ्लॉक्यूलेटेड। अब कहोगे साहब ये क्या है? फ्लॉक्यूलेटेड में एक नाम वर्ड होगा फ्लॉक्यूल्स। फ्लॉक्यूल्स का मतलब कुछ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, उसी को फ्लॉक्यूल्स बोलते हैं, ठीक, या फ्लॉक्स बोलते हैं उसको, फ्लॉक्यूलेटेड। देखो जब सस्पेंशन बनाया जाता है तो उसकी 2 अप्रोचेज होती हैं। एक तो होता है कि फ्लॉक्यूलेशन डिफ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस को आप यूज कर रहे हो, एक सिंपल प्रोसेस होती है। तो सिंपल प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो है इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको लिक्विड मीडियम में मिक्स कर दिया सस्पेंशन सिस्टम की हेल्प की वजह से, ठीक है, वो सारी चीजें। अब डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होगा? फ्लॉक्यूल्स नहीं बनेंगे, फ्लॉक्यूलेटेड वाले में फ्लॉक्यूल्स बनेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट, अब देखो समझना है, रट्टा नहीं मारना है। पूरे हमेशा पूरे साल रट्टा मारते रह जाते हो, समझ में नहीं आता, एग्जाम में गलत करके आ जाते हो। समझो इस चीज को। डीफ्लॉक्यूलेटेड में यानी कि फ्लॉक्यूल्स नहीं बनेगा, इसका मतलब पार्टिकल्स सेपरेट होंगे या इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल, यहां पे पार्टिकल्स किस फॉर्म में होंगे? फ्लॉक्यूल्स, यानी कि एग्रीगेटेड फॉर्म में होंगे। समझ गए?
तो डीफ्लोक्यूलेटेड में डीफ्लोक्यूलेट मतलब अलग अलग पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स आर सेपरेट और इंडिविजुअल। हियर इन केस ऑफ फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स आर फ्लोक्यूल्स। अब बताओ साहब, चलो ये तो हमने लिख लिया। अब ये बताओ कि यहां पे सिंगल सिंगल पार्टिकल्स है, यहां पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो कौन सबसे जल्दी सेटल डाउन होगा? पेंदी में बॉटम में कौन सबसे ज्यादा बैठेगा? ये बैठेगा ना, बड़े पार्टिकल्स कई सारे हैं। चलो जी साहब लिख लो, यहां पे लिख दो कि सेटलिंग रेट या सेडिमेंटेशन रेट, रट्टा नहीं मारना, सेडिमेंटेशन रेट लेस होता है और इसमें क्या होता है? हाई। यहां लिख दो हाई सेडिमेंटेशन रेट। मैं थोड़ा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से लिख रहा हूं उसको, आप लिखते रहो। सेडिमेंटेशन रेट यहां कम होता है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं, यहां पे क्या बड़े बड़े मिलके बड़े पार्टिकल्स बना लिए, तो जल्दी जल्दी ये सेटल डाउन हो गए। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि देखा जाता है कि इसका जो सुपरनेटेंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये सारे एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, तो इसका जो सुपरनेटेंट, देखो यहां पे जब सेटल डाउन हो जाएगा, ये जब सेटल डाउन हो जाएगा तो यहां कुछ क्लियर लिक्विड आ जाते हैं, इसको बोलते हैं सुपर नेटेंट। ठीक, जब सेटल डाउन हो जाएगा तो नीचे यहां बैठ जाएगा और यहां पे लिक्विड ऊपर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लियर लिक्विड को सुपर नेटेंट। लेकिन इस केस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट इसकी कम होती है, तो कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्लियर नहीं होते बिल्कुल, इसमें सब मिक्स रहते हैं एक दूसरे में, तो इसका जो सुपर नेटेंट होगा, जो क्लियर वाला पार्ट होगा, वो क्लाउडी होगा। और जब यहां पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट हो जा रहा है, फ्लोक्यूल सेडिमेंटेशन रेट हाई हो जाएंगे, तो यहां पे कुछ सीन ऐसा हो जाएगा, सारे पार्टिकल सेटल डाउन होकर नीचे आ जाएंगे, यानी यहां के जो सुपरनेटेंट है वो क्लियर दिखेगा। यही तो होगा, जब यहां बैठ जाएगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्लियर तो हो जाएगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट क्लियर। तो यहां लिख लो डीफ्लोक्यूलेटेड में सुपर नेटेंट, थोड़ा कम जगह है, इसको आप मैनेज कर लो किसी तरीके से। सुपर नेटेंट क्लाउडी होता है, CLOUDY क्लाउडी, और यहां पे क्या होता है, क्लियर होता है। क्लियर, पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं मानना, ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड में सिस्टम में। उसके अलावा अब देखो क्या होता है, यहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब इसको समझो, देखो एक एक पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कॉम्पैक्ट होके एक दूसरे के बीच, देख रहे हो स्पेस बड़ा कम बचा हुआ, और वहीं पे ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं ऐसे वाले, अब ये वाले, ये जब मान लो ऐसे बाइंड होगा, तो इनके बीच देखो स्पेस ज्यादा है, इनके बीच स्पेस कम है। तो जब इनके बीच स्पेस ज्यादा है, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच स्पेस, वाइड स्पेस ज्यादा है, यहां पे कम है, तो ये बड़े कॉम्पैक्ट एक दूसरे से चिपक के बाइंड हो जाएंगे। तो इनकी जो बाइंडिंग प्रोसेस होगी, जो केक फॉर्मेशन होगा, वो हार्ड केक होगा। किसमें? छोटे पार्टिकल्स वाले में, डीफ्लोक्यूलेटेड। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम, देख रहे हो ना, बड़ी कम जगह बची हुई है, तो ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और एक हार्ड केक बना लेंगे, मतलब कि सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल जाएंगे, उसी को बोलते हैं हार्ड केक। और जबकि फ्लोक्यूल्स वाले में क्या हो रहा है कि दोनों फ्लोक्यूल्स के बीच में देखो जगह है, तो ये हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं, यहां लिख दो हार्ड केक, हार्ड केक बनता है। यहां पे लूज केक, केक किसको बोल रहा हूं, खाने वाला केक नहीं, ये पार्टिकल्स को। अब ये बताओ कि सस्पेंशन आइडियल कौन सा होता है, जिसमें सेटलिंग पावर कम हो, अगर सेटल भी होगा तो उसको शेक करने के बाद वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहां हार्ड केक बन गया है, तो इसको शेक करोगे तो क्या ये हार्ड केक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, ये लूज एग्रीगेशन है, ये हार्ड केक जल्दी। तो यहां पे यानी कि अब देखो पॉइंट्स को मैं मिटा देता हूं, यहां पे ये पॉइंट्स मिटा दूं ताकि आप लिख लो। तो डीफ्लोक्यूलेटेड में क्या होगा कि हार्ड केक फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसको रीडिस्पर्स नहीं करते, रीडिस्पर्स इज नॉट इजी, यानी कि नॉट इजिली रीडिस्पर्सिबल, इसको अदर वर्ड में लिख सकते हो, ये इजिली रीडिस्पर्सिबल होते हैं। और उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी लिखो, जो डीफ्लोक्यूलेटेड होते हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में, किसके? डीफ्लोक्यूलेटेड, फ्लोक्यूलेटेड के कंपैरिजन में इनकी कम होती है, यानी कि डीफ्लोक्यूलेटेड वाले की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, फ्लोक्यूलेटेड वाले की कम होती है। आप कहोगे साहब ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोक्यूल्स बनेंगे, तो जब फ्लोक्यूल्स जब सॉल्युबल होंगे तभी तो वो एक्शन शो करेगा। तो फ्लोक्यूल्स को टाइम, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स ये बन गए हैं ना, इनको घुलने में भी तो टाइम लगेगा, तो घुलने में जब टाइम लगेगा तो डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। पार्टिकल साइज बड़े हैं, डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, इस वजह से जब टाइम लगेगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी।
इनकी बायोलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़े हो गए तो अभी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगा, तो बायोलेबिलिटी इनकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यहाँ बायोलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। तो ये पूरा फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड हमने समझ लिया, पूरा ये कॉन्सेप्ट आज हमने बहुत अच्छे से सस्पेंशन पढ़ा और सारी चीजें समझी हमने, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जो है पढ़ ली। एक क्लासिफिकेशन बचा रह गया था कि सस्पेंशन को एक और बेसिस होता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ओरल है, टॉपिकल है, इंजेक्टेबल्स है। तो ओरल में आपका जेलुसिल, जो मैंने बताया ना, जेलुसिल आप ओरली लेते हो। टॉपिकल में दूसरा भी कोई कंपोनेंट हो सकता है। इंजेक्टेबल्स में जैसे इंट्रामस्कुलर में आप टिटेनस टॉक्सोइड, टिटनेस का जो इंजेक्शन आप देते हो ना, टिटेनस टॉक्सोइड, आप कहते हैं ना टीटी इंजेक्शन, तो टीटी क्या है? टिटेनस टॉक्सोइड, इसी को शॉर्टकट में टीटी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये सस्पेंशन होता है भाई, ठीक है। रेक्टल में आप बेरियम सल्फेट देते हो। तो ये क्लासिफिकेशन हमने पार्ट पढ़ लिया। एक चीज थोड़ा सा मिसिंग था कि सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, इनके एग्जाम्पल बहुत पूछता है जीपैट या नाइपर में। तो सस्पेंडिंग एजेंट में आप लिख लो जितने भी गम फॉर्मुलेशन हो गए, अकेशिया, ट्राइगाकैंथ, ये सारे कंपोनेंट सस्पेंडिंग एजेंट की तरह। तो सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है? थिकनेस को बढ़ा देना, विस्कोसिटी को बढ़ा देना। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो सेटलिंग पावर, सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा ना। मैंने बताया ना कि सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी को बढ़ा दो तो क्या यूज करोगे? सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद वेटिंग एजेंट, ये जो पार्टिकल्स है इसमें वेट भी तो होनी चाहिए, तभी तो जाके ये एक दूसरे से मिक्स होने की कोशिश करेंगे। तो वेटिंग एजेंट, तो वेटिंग एजेंट में आप क्या करते हो? सरफेक्टेंट यूज कर देते हो, सरफेक्टेंट्स। और सरफेक्टेंट आपके क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन को और वेटिंग फिनोमिना को बढ़ा देते हैं। तो यहां पे आप सरफेस और फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट आप यूज कर देते हो। कहां पे यूज करोगे? जब ये हमें सस्पेंशन बनाना, फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड। तो ये पूरा ओवरऑल लेक्चर आपने समझा। तो सस्पेंशन की अगर एक डेफिनेशन देनी हो हमें, तो सस्पेंशन कह सकते हो कि दे आर द फॉर्मुलेशन कंटेनिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन लिक्विड। देखो, सस्पेंशंस आर द फॉर्मुलेशन in which insoluble solid suspended in liquid medium with inclusion of suspending agent. This is the basic simple definition. तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लासिफिकेशन, डिसएडवांटेजेस, क्यों इसको क्या नाम से जानते हैं, कहां से जीपैट के सवाल बनते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा समय देके पेशेंस से थोड़ा पढ़िए। पढ़ने वाली वीडियो जल्दी लोग ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन आप अगर यकीन मानो, आप पढ़ोगे, समझोगे, तो जिंदगी भर कभी सस्पेंशन नहीं भूलने वाले हो। इस तरीके से मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया टीचिंग का मैंने, और सारी चीज़ें जो भी लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेक्चर आपके जीपैट ओरिएंटेड ही हैं। जीपैट डीआई से लेके पूरा क्वालिटी ऑफ लेक्चर हैं, ये कोई अरे गरे लेक्चर नहीं है। दीज आर द क्वालिटी लेक्चर्स एंड यू कैन यूज देम इन एनी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेके किसी में। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग से लेके, पढ़ने से लेके, समझाने से लेके। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि इसको जो आपके जूनियर्स भी देख सके, सीनियर्स भी देख सके, जो बच्चे डीआई का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो सकेगी। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? आप सभी लोगों के लिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियोस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, वो देखें, समझें, और जब देखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, तो दे विल सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि एक बेल आइकन होती है, उस बेल आइकन को आप जब प्रेस करते हो तो वहां से फिर क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो प्रेस द बेल आइकन, उसको जरूर से दबाएं आप, ताकि आपको ये वीडियोस नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहे। चलिए, आप बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।